मिस्टर बिलीनी पे आज हम बात करेंगे। मिस्टर बिलीनी जो है वो मॉडर्न मैन की एंजाइटी को शो करता है, उसकी डिस्टरबेंस को शो करता है, उसके लाइफस्टाइल को शो करता है, उसके इग्नोर्ड मैनर को शो करता है। उसकी जिंदगी जिस कदर छोटे जाविये पर बनी है उसको बताते हैं कि वो अपनी जिंदगी के खौल में जकड़ा पड़ा है, जैसे आजकल मोबाइल में हम लोग जकड़े होते हैं, बाकी लोगों से बेपरवाह होते हैं, कोई किसी किस्म की हमें परवाह नहीं होती कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा चल रहा है। मिस्टर ब्लिनी जो करेक्टर है ये मिस्टर लार्कन ने अपने एक नावल में भी यूज किया है। सो इन्हें मिस्टर ब्लिनी नाम के एक करेक्टर से कुछ हकीकी किस्म की, जिसे कह रहे हैं ना कि वाकफियत थी। ये किसी ऐसे ब्लिनी को जरूर जानते थे जिसकी जिंदगी के बारे में ये बहुत सी हकीकतें और बार बार इस नाम को इस्तेमाल करते थे। जैसे वो होता है ना वो एजेंट 00, उसको बहुत से लोग फिर बाद में अपनी फिल्मों में यूज करते हैं। जैसे जोसेफ केनराड ने वो यूज किया है ना, वो कौन था वो जो कर्ट्स के साथ एक बंदा था, मार्लो। जोसेफ केनराड ने मार्लो को भी बहुत से और नावलों में इस्तेमाल किया है, यानी मार्लो उसका एक पसंदीदा मल्लाह था जो जहां जाता था वहां से कहानी लाता था। ऐसे ही फिलिप्स लार्कन ने स्टेबिलिनी का करेक्टर जो लिया है ये इन्होंने अपने पसंदीदा करेक्टर्स में से ले लिया, और इसकी मालूमात हमें ये वक्तन व वक्तन पहुंचाते रहे मुख्तलिफ तरीकों के साथ। यहाँ पर बताते हैं कि ये कब पैदा हुए हैं 1922 में। सो आप याद रखेंगे कि ये 99 ईयर्स गो पैदा हुए हैं, और 1985 में किसी तरीके से इसकी जो है ना डेथ और डेट ऑफ बर्थ दोनों को याद कर लेंगे तो बड़ा फायदा सा रह जाता है। आगे चलते हैं तो इनको समझा जाता है कि बड़े पॉपुलर किस्म के शायर हैं, इंग्लिश पोइट हैं, और अमेरिकन बोर्न इंग्लिश पोइट इसीलिए कहलाते हैं कि अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन यूके गए पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो जब यूके गए तो जंग हो गई और वहीं पर फंस के रह गए, और फिर इन्हें वहां की नेशनैलिटी लेना पड़ गया और अपने मुल्क को छोड़ दिया गया। तो ये बन गए जनाब ड्यूल नेशनैलिटी के पर्सन बन गए। अब इनको समझा जाता है कि बड़े प्रोमिनेंट हैं किसमें, अपनी सेंचुरी में। सेंचुरी कौन सी चल रही है जनाब, हमारी चल रही है 20वीं सदी। अब ये जो 19 है ना, ये 19वीं सदी नहीं कहलाते, अपने से आगे एक सदी होती है, तो ये हम 20th सेंचुरी के इन्हें कहेंगे शायर। हम इनसे पहले जो बाकी शायरों की बात कर चुके थे वो पैदा तो 17वीं सदी में हुए थे, लेकिन हम उन्हें 18th सेंचुरी के शायर कहलवाते थे, उनकी सेंचुरी से उनका ताल्लुक बताते हैं। मिस्टर ब्लेनी उन्होंने 1955 में लिखी है। अंदाजा करिए अगर ये 1922 में होते हैं पैदा, तो यहाँ पर ये कितने साल के होंगे, 33 साल के होंगे या मुश्किल से 34 साल के होंगे। इतनी उम्र में इन्होंने ये लिखी है, और फिर इन्होंने इस पोइम को इसको प्ले भी किया है एंड रिकॉर्डिंग भी करके इन्होंने बाय द ऑथर रेडी किया। अगर हम ढूंढे ना तो फिलिप लार्किन की हमें शायद कोई रिकॉर्डिंग भी मिल जाए इनकी अपनी आवाज में। मिस्टर बिलीनी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या होती है, दिस वाज। अब यहाँ पर आपने देखना 3 करेक्टर आपको मिलने वाले हैं। एक करेक्टर है मिस्टर बिलीनी का जो गायबा है, गायब बंदा है, थर्ड पर्सन है। एक करेक्टर होगा लेडी का जो कि खातून है, घर की मालिका है। एक हमें लेडी मिलेंगी यहाँ पर, और एक कैरेक्टर हमें मिलेगा मिस्टर लार्किन का। मिस्टर लार्किन बजाते खुद भी कह सकते हैं, या हम इसको स्पीकर भी कह सकते हैं। हो सकता है ये लार्किन बजाते खुद हो सकता है कोई बंदा हो, कोई कैरेक्टर हो जो कोई घर किराए पे लेने गया हो, उसे खातून जो मिली है वो उसे घर दिखाते हुए जो जो बातें करती हैं वही बातें हमें देखेंगे। और जो बंदा किराए वाला है जो लेना चाह रहा है वो तो जाहिर ऑब्जर्व करेगा ना। जैसे जो भी कहीं कोई चीज लेनी होती है तो हम उस चीज को अल्टम पल्टम करके देखते हैं कि भाई हमें पसंद भी आती है कि नहीं आती है। सामने वाला तो हमें खूबियां ही बताता है ना। ये 3 बंदे हैं, और ये तीसरा बंदा हमारा गायब है। थर्ड पर्सन जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हमारी स्क्रीन कहाँ चल रही है, चलें जनाब। 1 मिनट। ओके जनाब, ये बात चल रही है कि एक लैंड लेडी है वो जो घर किराए पे दे रही है, और मिस्टर ब्लिनी ने किराए पे घर लेना है। दिस वाज मिस्टर ब्लिनीज रूम। ये था मिस्टर ब्लिनी का कमरा। माजी की बात चल रही है। ही स्टेड, माजी में बात की, वो रहते थे द होल टाइम, पूरा ही वक्त उन्होंने यहाँ गुजारा। व्हेन ही वाज एट बॉडीज। बॉडीज एक ऐसी वर्कशॉप का नाम है जहां पर कारें बनती थी, कारों की बॉडीज वगैरह बनती थी। कार कंपनी थी, कार वर्कशॉप। जब तक मिस्टर ब्लिनी कार की कंपनी में काम करते रहे थे, कारों के वर्कशॉप की कंपनी में काम करते रहे थे, वो यहीं पर रहे थे।
टिल जब तक दे मूव्ड हिम, जब तक उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर दिया, मिस्टर बिलीनी यहीं पर रहे, यानी 10 साल हो सकते हैं, 15 साल हो सकते हैं, या मे भी जब उनका वो जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ 60 साल की उम्र में, तो मे भी जब तक वो बूढ़े नहीं हो गए तब तक वो यहीं रहे हैं। ये इस खातून ने बताया कि मेरा कमरा इतना अच्छा है कि मिस्टर बिलीनी ने तो उसे छोड़ा ही नहीं, यहीं रहे हैं कई साल तक। बताने का मकसद खातून का ये था। अब मिस्टर जो स्पीकर है हमारे, वो चूंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं कमरे को, वो कह रहे हैं फ्लावर्ड कर्टन, हाय हाय पर्दों पे फूल बने हुए। रहता मेल शख्स था और पर्दे फूलों वाले लगा रखे थे, थिन वो भी इतने पतले, फ्रेड फ्रेड फटे पुराने, ऐसी हालत पर्दों की। अब ये लेने वाला जो ऑब्जर्वर है ना, वो क्या महसूस कर रहा है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है। फॉल टू विद इन 5 इंचेस टू द सिल। अब सिल होती है कि जैसे कि खिड़की होती है ना, खिड़की की एक चौखट होती है, ये पूरी खिड़की होती है, खिड़की के साथ यहाँ पर जब पर्दा लगाया जाता है ना, तो अमूमन पर्दे के पीछे खिड़की की चौखट यहाँ खत्म होती है, उससे 5 इंच नीचे पर्दे होते हैं। लेकिन ये पर्दे क्या है, फॉल टू विद इन 5 इंचेस टू द सील, ये तो ऊंचे हैं, खिड़की की तो चौखट नीचे दिखाई दे रही है और पर्दे तो थोड़े थोड़े ऊपर है। ये कैसा बंदे का टेस्ट था, इस बंदे को यानी इतनी भी सेंस नहीं थी कि पर्दे ही नहीं लगवा लेता, या इतना गरीब था, बड़ी गैर मुनासिब साइज के पर्दे लगे हुए थे। हुज विंडोज शोज आ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग्स। अब चूंकि उसने खिड़की की तरफ ध्यान गया, पर्दों की तरफ ध्यान गया, तो जो विजिटर था उसने पर्दे को खोला, पर्दे से बाहर देखने लग गया, तो उसने क्या किया, यहाँ से तो स्ट्रिप्स ऑफ बिल्डिंग्स लैंड नजर आ रही है दूर तक, यानी अगर हम किसी ऊपर वाले माले पे रहते हो, तीसरी चौथे फ्लोर पे रहते हो, तो हम देखते हैं कि सामने से हमें बिल्डिंग्स की एक रॉ नजर आ रही होती है। उसने कहा यहाँ से तो स्ट्रिप्स ऑफ बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या, टॉस्कीज लेटर्ड, यहाँ पर तो मुझे कुछ सीधा किस्म की झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ कचरा भी दिखाई दे रहा है। अब ये कचरा क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्डिंग्स बनी हुई थी ना, ऐसे 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 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और कुछ प्लाट जब खाली होते हैं तो लोग वहां पर अपना कचरा वगैरह फेंकने लग जाते हैं, और इसकी खिड़की के बाहर से ये नजारा सारा नजर आ रहा है कि एक तो कचरा पड़ा हुआ है, बिल्डिंग्स दूर तक नजर आ रही हैं, और वहां पर कुछ सीधा किस्म की झाड़ियां, झाड़ियां इस वजह से हैं क्योंकि किसी ने काटा नहीं ना उन्हें, वो गुजरगाह नहीं है किसी की। अगर वो गुजरगाह होती तो लोग उसे तरतीबवार काटते, रास्ता बनाते, कोई गार्डन की शक्ल दे देते, लोगों को तवज्जो नहीं थी। और मिस्टर ब्लिनी का भी ऐसा ही था कि उसने बाहर का नजारा, जैसा घर का अंदर का नजारा था ना, बेतुका बुसीदा और फ्रेड, बेफजूल से फटे पुराने पर्दे, बाहर का भी वही नजारा था कि यानी कचरा मचरा। अब अगर हम मॉडर्न मैन की जिंदगी को देखते हैं ना, तो अंदर से भी ऐसी है और बाहर से भी ऐसी है, बोजीदा बोसीदा, मोनोटोनस, बिजार, बोर्ड, किसी को बात नहीं करने वाले, किसी के लिए टाइम नहीं है, ये सारी हमारी मॉडर्न जिंदगी है। मिस्टर ब्लेनी took a bit of my garden property in hand। अब वो लेडी फिर बोली है, उसने कहा बाहर के नजारे देख रही हो, मेरी बात सुनो। अब मैंने क्या कहा, अब वो बता रही है कि मिस्टर ब्लेनी जो बंदा था ना, बड़ा ही अच्छी नेचर का बंदा था, इतना अच्छा बंदा था कि मेरे गार्डन की प्रॉपर्टी जो थी ना उसके हाथ में थी। अब वो बाहर देख रहा है कि झाड़ियां तो इतनी बसूरी से लगी हुई है, ना किसी ने काटी है ना कुछ, और मैडम कह रही है कि जनाब वो तो मेरी गार्डन की बड़ी रखवाली करता था। क्यों, क्योंकि मैडम सर पे थी ना, मालिका थी सर पे, मालिका जाहिर है इसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा, या जब इसने किराए पे घर दिया होगा कि मेरे गार्डन की तुमने कटाई करनी है, इसकी घास काटनी है, इसको तरतीब में रखना है। तो अब उसने इस बंदे को बताया है कि नेक्स्ट टाइम आप आ रहे हैं जनाब, तो मे बी आप भी ये काम मेरे लिए करेंगे, क्योंकि जो किराए पे आता है, मैं तो लेडी हूं ना, मैं नहीं काट सकती झाड़ियां वाड़ियां, तो आप भी हेल्प करेंगे जैसे मिस्टर ब्लीनी किया करते थे मेरे साथ। अब उसने कहा कि उसके हाथ में ये काम था, उसने फिर तवज्जो नहीं दी, उसके फिर ध्यान किधर है, जो किराए पे घर लेने आया वो उसका ध्यान अब पड़ा है, पहले खिड़की पे गया, पर्दे पे गया, अब उसका ध्यान चला गया जनाब उसके बेड पर। बेड, अपराइट चेयर, 60 वॉट बल्ब, नो हुक। अब नो हुक को देखें तो ये उसने देखा कितना टेस्टलेस बंदा था कि ये इतना गरीब था, उसने कमरे के पीछे कोई हुक भी नहीं लगाई हुई थी कि यहाँ पर कोई हुक होती तो हम कपड़े वगैरह लटका लेते हैं ना। या वो इतना गरीब था, उसके पास एक ही सूट था जो पहनता था, और वही धोता था, वही पहनता था, चादर लपेट लेता होएगा बाहर जाने से पहले। क्या उसने कोई हुक ही नहीं रखी हुई कपड़े लटकाने के लिए? और 60 वॉट का एक बल्ब, 60 वॉट के बल्ब में क्या रोशनी आती है? और अपराइट चेयर, इट्स मीन कि उसके पास कोई आरामदेह चेयर नहीं, चेयर वो थी जिसके बाजू बाजू भी कोई नहीं थे, जैसे वो खड़ी कुर्सियां होती है ना, आम सी यूं कुर्सी बनी होती है, उसके कोई बाजू नहीं होते, कोई उसके ऊपर
बैठने के लिए सहूलत नहीं थी। मैं आपके मैसेज जरा देखती हूँ, जरा ये फिनिश कर लूं। आगे बेड जो था उसका बड़ा बोसीदा किस्म का उसका बेड भी था। बिहाइंड द डोर, अब बिहाइंड द डोर इसने नो हुक को जंप करके यहाँ पर लेके आया है। नो हुक बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे कोई हुक नहीं थी। नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, और रूम का मतलब है कोई हिस्सा नहीं था, कोई कॉर्नर नहीं था, कोई कबर्ड कैबिनेट नहीं थी, किसके लिए, बैग्स के लिए और बुक्स के लिए। यानी वो एजुकेटेड बंदा भी नहीं था। अगर ये हमारे लार्कन साहब है तो लार्कन तो बाबा पढ़े लिखे हैं ना। अच्छा आपने ही बस ये मुझे दिखानी थी। अच्छा जनाब, लार्किन तो पढ़ा लिखा बंदा है, उसे तो किताबों के लिए फौरन है। जैसे हमारे जैसा बंदा जाएगा, जब भी कभी बैग लेके जाएगा, एक आदि उसके बैग में आपको पेंसिल नजर आएगी, या कोई बुक नजर आएगी, या कोई ऐसी चीज नजर आएगी, फिर रास्ते में बैठ के सफर में पढ़ते रहेंगे। अब इसको भी फिक्र थी कि कोई किताबों का नहीं है, मेरे पास दो चार सूट है, कोई लटकाने की कुंडी नहीं है। कैसा बंदा था। फिर भी उसने कहा आई विल टेक इट, आई विल टेक इट, मैं इसे लूंगा। सो इट हैपन्स दैट आई लाई, अगर मैं लेता हूं तो क्या बनेगा। अब ये भी अपनी सारी ना सोच बता रहा है। अगर मैं लेता हूँ, डैट आई लाई, मैं लेटता हूँ, वेयर मिस्टर ब्लिनी ले, जहां मिस्टर ब्लिनी लेटा करता था, माई स्टब एंड स्टब माई फैग्स ऑन द सेम सॉसर सुवेनियर एंड ट्राई। अच्छा ये ट्राई वाला नीचे आना है। अच्छा सोशल सुवेनियर को देख लेते हैं सबसे पहले। सोशल सुवेनियर्स एक ऐसी होती है रकाबी जो बड़ी खूबसूरत सी होती है, जो उसको कहीं से तोहफा मिलता है, और जाहिर है जब कोई तोहफा दिया जाता है ना, तो वो किसी बंदे को अच्छे डिजाइन वाली, अच्छे मटेरियल वाली दी जाती है। अब वो इतना टेस्टलेस था, उसने जो पिर्च थी ना, पिर्च को उसने एश ट्रे बनाया हुआ था अपनी सिगरेट की, सिगार की जो ऐश थी वो डालने के लिए उसने इसको ऐश ट्रे के तौर पर इसने इसको यूज किया हुआ था। स्टब एंड फैक्स को देख लेते हैं, तो ये होते हैं सिगरेट के बचे हुए टुकड़े। अब उसने कहा है कि अगर मैं वहां मिस्टर बिन लेटता था, मैं वहां लेटूंगा, और फिर मैं भी बुझाऊंगा माई स्टेब एंड स्टब माई फैग्स, जो मेरे सिगरेट के एशेज है उनके बुझाया करूंगा उस सौसर के अंदर जिसमें वो बुझाता था। यानी मैं भी वैसा ही टेस्टलेस बन जाऊंगा, मेरा भी वैसा ही सारा साविया हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई एस्ट्रे तो है कोई नहीं। एंड ट्राई, और फिर मैं कोशिश करूंगा, स्टफिंग माई ईयर्स, के अपने कानों को भर दूं विद कॉटन वूल्स, किसके साथ है, वो कॉटन के साथ भर दूंगा। अब क्यों भर देगा कानों को कॉटन के साथ, क्योंकि कुछ चीजें इसकी और मिस्टर ब्लिनी की मुख्तलिफ है। वो अनएजुकेटेड था, ये एजुकेटेड है, वो टेस्टलेस था, अब ये टेस्ट वाला बंदा है, ये कुछ चाहता है तब्दीली लाना, लेकिन गुर्बत की वजह से, हालात की वजह से शायद स्पीकर के पास इतने पैसे नहीं कि अच्छी जगह लोकेशन पे अच्छे एरिया में मकान ले सके, इसीलिए यहाँ आ गया। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने कानों में री ठूस लूंगा। टू ड्राउन, ड्राउन खत्म करने के लिए, द जैबरिंग सेट, द जैबरिंग सेट, इस जैबरिंग सेट की क्या, जैबरिंग होती है बड़बड़ाहट, तो उसकी रेडियो की बड़बड़ाना, हर एक की अपनी अपनी आवाज होती है, रेडियो की आवाज को जैबरिंग कहते हैं। जैसे हर एक की आवाज का साउंड दिया जाता है, रेडियो को जैबरिंग कहते हैं। जैसे बड़बड़ाने वाला ये जो सेट है ना, ये जैबरिंग सेट, इसकी आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं अपने कानों में रुई ठूस दूंगा। अब ही एज्ड, ही ये कौन था, ये थे हमारे मिस्टर ब्लिनी, जिन्होंने दरख्वास्त की थी हर उस लेडी से, ऑन टू बाय के प्लीज ये सेट मुझे खरीद दो। यानी वो पुराने गाने सुना करता था, उसको ख्वाहिश थी, उसने लेडी को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें किराया ही दे देता हूँ, इतना ही काफी है, तुम मुझे एक सेट खरीद दो। लेडी ने कहा कि चलो ठीक है, गार्डन भी काट कूट देता है, साफ सुफ कर देता है, और भी कोई काम करता ही होएगा उसके, तो उसने कहा कि अच्छा खरीद देती हूँ। अब लेडी ने उसे ये सेट खरीद के दिया था। यहाँ से ये पता चला कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उसने, लेडी ने फिर अपना बात शुरू कर दी, वहां पर उसने पूरा मुआयना किया है और अपना एक सिनेरियो देखा, और सपने में अपने आप को देख भी लिया कि मैं वहां लेटा करूंगा। लेडी बोली है, आई नो हिज हैबिट्स, मैं उसकी आदत जानती थी, व्हाट टाइम ही केम डाउन, किस वक्त वो नीचे आता था, हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, और उसकी प्रेफरेंस थी कि वो सॉस को तरजीह देता था ग्रेवी पर। अब ये जो ग्रेवी और सॉस है, इसको देख लेते हैं। एक किस्म का खाना होता है, यानी उस बंदे का कोई इतना भी नहीं था कि मेरे लिए मुर्ग मुसल्लम ही पकाया जाएगा तो मैं खाऊंगा। अगर बेचारे को जो भी मिल जाता था ना, कोई सैलड मिल जाता था, या कोई जिसे कहते हैं वो यखनी सी जो अगर बना के रख देती थी उसके आगे किसी दाल की या कोई सब्जियों की, तो वो भी उसे प्रेफर कर देता था। वो ये नहीं कहता था कि मेरे लिए स्पेशल जो है ना चटपटा सा खाना होना चाहिए, क्योंकि खाना तो ये मोहतरमा ही पकाती थी ना। इन्होंने अपने जो पेन गेस्ट ये लोग जो रखते हैं ना, जो इंग्लिश कंट्रीज में, वहां उन्हें सब सहूलतें देते हैं। जैसे हमारे अगर बच्चे को
कभी बाहर के मुल्कों में जाएं तो उन्हें हमारी तरह किरायों के घर तो मिलते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें ऐसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं कि लेडीज उनके लिए खाने का भी खुद ही इंतजाम करते हैं, कपड़े वगैरह धोने का भी खुद ही कर देती हैं, यानी उनको एज अ पेइंग गेस्ट रखा जाता है। अब वो कहती है कि उसने उसकी आदत बताई है कि तुम कहीं नखरे ना करना, अगर मैंने दाल भी पकाई तो खा लेना, ये ना कहना कि आज चिकन टिक्का नहीं आया आज मुझे वो चाहिए। अब उसने अब फिर हंस के दिखाई मुझे ही अच्छा जनाब, अब कहती है उसने प्रेफरेंस रखी हुई थी वाई। अब वाई के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है उसने कि वाई ही kept on प्लगिंग एट द फोर वेज। अब ये क्वेश्चन किसके दिमाग में आ रहा है, ये राइटर के दिमाग में आया है क्वेश्चन। उसने कहा कि क्यों इन चार जो होते हैं ना अवेज, चार के नंबर, वाई चार का नंबर जो था ना वहां पर वो प्लगिंग ऑन करता था, वहां पर वो जिसे कहते हैं ना सट्टाबाजी करना, चार नंबर के साथ वो सट्टाबाजी करता था। वाई किसी को पता नहीं, ये खातून भी कह सकती है, और खातून ने शायद उसे बताया कि वो सट्टाबाजी करता था और चार नंबर उसका लकी नंबर था, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों उसका लकी नंबर था। लाइकवाइज इसी तरह से देयर अर्ली फ्रेम, और इसी तरह से उसका सारा साल गुजरता था। द फ्रेंटन फोक का एरिया याद रखेंगे, ये इस एरिया का नाम है जहां उसके कुछ रिलेटिव्स रहते थे। हु पुट हिम अप फॉर समर्स हॉलीडे, यहाँ वो अक्सर जाया करता था जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी। फ्रिंटन फॉक्स, इसको बाहर निकाल लें, फ्रिंटन फॉक्स को निकालेंगे कि ये यहाँ इस एरिया में समर में जाता था, ये भी याद रखेंगे, और क्रिसमस पे जाता था खास तौर पर अपनी बहन के घर में इन स्टॉक। अब स्टॉक में उसकी बहन का घर था, वहां पर वो क्रिसमस के लिए अक्सर जाया करता था, और बाकी एरियो में वो जाता था जनाब क्या करने के लिए, अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए। दो जगह उसके जाने वाली थी। बट इफ ही स्टूड एंड वॉच्ड, अब ये सारी बात कर दी लैंड लेडी ने उसे सारा कुछ सिनेरियो समझा दिया कि जनाब वो इस किस्म का बंदा था, ऐसे आता था ऐसे जाता था। अब यहाँ पर मिस्टर ब्लिनी की बात सोचते हुए हमारे स्पीकर क्या कहते हैं, इफ ही स्टूड एंड वॉच्ड द फ्रिज्ड विंड, अगर वो यहाँ खड़ा होता था और इस विंडो में से देखता था, ये जो विंडो है ना जिसमें वो बता रही है कि खिड़की की, उसने पहले सबसे पहले पर्दे नोट किए कि पर्दे अच्छे नहीं है जनाब। अब उसने कहा कि अगर वो इधर खड़ा होता था देखता था तो ये फ्रिज्ड विंड है, फ्रिज्ड यानी यहाँ से सर्द हवा आती है, तो उसको कैसा महसूस होता है। इसने कहा ना आप पतले से पर्दे लगाए हुए या मोटे पर्दे होते तो हवा को रोकते ना। अब थोड़ी देर के लिए वहां स्पीकर खड़ा हुआ, उसने कहा वो यहाँ क्या देखता होगा, टॉसलिंग द क्लाउड्स, के बादल कैसे उछल के इधर जा रहे हैं उछल के उधर जा रहे हैं, ठंडी हवा दे रही है। ले ऑन द फर्स्टी बैग, वो इस बदबूदार बिस्तर पर लेटता होगा, टेलिंग हिमसेल्फ, और फिर अपने आप से कहता है। अब ये दो बातें उसने उसकी सोची, अब स्पीकर अपने आप पे आ गया, अब अपने आप को कहता है डैड दिस वाज होम, यही वो कमरा था। एंड ग्रिंड, और फिर वो मुस्कुराता है। एंड शिवर्ड, और फिर वो कपकपा सा जाता है, उस पर कपकपी तारी हो जाती है। विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, अब ये जो ड्रेड है खौफ के अलावा, शेकिंग ऑफ होता है हिलना जुलना, हिलने जुलने के खौफ के अलावा भी वो कपकपा जाता है, यानी तन्हाई भी तो एक खौफ ही है ना, इस तन्हाई के अलावा भी उसको खौफ आ जाता है। ये बात सोचकर अब वो सोचता क्या है, दैट्स हाउ वी लिव मयर आवर ओन नेचर, ये आपका थीम है, इसको बाहर निकाल लें। कैसे हम रहते हैं, हम जिस तरह से रहते हैं उससे हमारी जात दिखाई देती है, हमारी जात का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है। एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, और इस उम्र में यानी बुढ़ापे में, हिज एज, जब हम उसकी उम्र को पहुंच जाएंगे तो हमें दिखाने के लिए क्या है, बुढ़े हो जाते हैं लोग, इतने कपड़े नहीं पहनते, लोग इतने रख रखाव का ख्याल नहीं रखते, हाय हाय हाँ सारी करी उम्र रह गई नहीं, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे कहते हैं हमारे बुजुर्ग। अब यहाँ पर ये बता रहे कि जब उसकी उम्र तक पहुंच जाते हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बेजायका से कर लेते हैं अपनी जिंदगी, बेजार हो जाते हैं, तो फिर उनको कुछ दिखाने लिए नहीं होता है। देन वन हायर्ड बॉक्स, अब मैंने हायर्ड बॉक्स इसने कहा इस कमरे को, इस छोटे से डिब्बा नुमा कमरे को, क्योंकि वो बहुत छोटा कमरा था। उसने कहा कि ये जो मुरब्बा नुमा बॉक्स मैंने अब किराए पे ले लिया है, शुड मेक हिम प्रीटी श्योर, और मैं अपने आप को या उसको भी अच्छा खासा ये यकीन दिला देता हूं, ही वारंटेड नो बेटर, कि वो जो बंदा यहाँ रहता था ना, ही मिस्टर बिलीनी, उसने कुछ अच्छा नहीं किया, वारंटेड, उसने अपनी जिंदगी को चेंज नहीं किया। अगर मैंने ये बॉक्स लिया है तो मैं लिखूंगा, शायरी करूंगा, शायद अपनी जिंदगी को चेंज कर लूं। लेकिन मिस्टर बिलीनी ने तो सारी जिंदगी वही पर्दे फूलदार जो इस खातून ने लगा दिए, वही चीजें, वही चेयर, वही कुंडी हुक, मैं तब्दीली करूंगा इस घर के अंदर और मैं अपने पसंद की चीजें लाऊंगा। आई डोंट नो, मगर मुझे तो यकीन भी नहीं है
कि मैं अनसर्टेनिटी शो कर रहा हूँ, मैं इस कमरे में कंफर्टेबल रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा। अब यहाँ से हमें राइटर के अपने माइंड के बारे में अंदाजा हो जाता है कि वो कुछ, जिसे कहते हैं ना, तजस्सुस का शिकार है, और कुछ किस्म की उसके अंदर गैर यकीनी भी मौजूद है। लेकिन वो चाह रहा है कि वो अपने एम्बिशंस से, अपनी इंटेलिजेंस से कुछ अपने अंदर और मिस्टर ब्लिनी के अंदर जो फर्क है वो शो करता जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको एक बतानी है कि इसकी राइम स्कीम है ए बी और ए बी। इसके सारे स्टेंजा में राइमिंग स्कीम लुक ए ए, डी डी, और ये ड ड, विंड ग्रिंड और बेड ड्रेड, नेचर श्योर शो और नो, ये सारी राइम स्कीम जो हमारी है ना वो ए बी और ए बी पे चल रही है। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच डियर।